नेतन्याहू के हवाले से भी आपने भी खबर दी और फिर उसके बाद से हमने देखा कि वो स्क्रीन पर आया ही नहीं। तो सर अब क्या समझते हैं कि अगर वाकई ये जहन्नुम वासिल हो जाता है ये शख्स, तो एक तो हम जितने इस वक्त सूरत हाल देखते हैं इसके पीछे जो एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूशन या बैकिंग नजर आती है वो नेतन्याहू की नजर आती है। इसके ना होने से ओवरऑल क्या सिचुएशन चेंज हो सकती है? देखिए, अगर वो जहन्नम वासिल हो गया है तो फिर तो आप बिल्कुल पांसा पलट जाएगा। और ये जो अमेरिकी सदर की आवाज में कहीं कमजोरी का अंसर नजर आ रहा है, शायद ये बहुत सारी चीजों को निशानदही उसकी करवा रहे हैं। हम्म। अब देखिए, बात यह है कि ये तो अगर हो गया तो ये तो एक बिल्कुल आप समझें कि ये तो द होल सिचुएशन विल टर्न टॉपसी टर्वी। ये तो एकदम खत्म हो जाएगा मामला। और दुनिया में देखें, जो अभी खालिद चिश्ती साहब जैसे कर रहे थे, वो बात ठीक है कि अमेरिका का एक अपना रोब, अपनी जिस तरह से धोखा की चीजें करना, लेकिन एक और बात है। एक गली का बच्चा जो गुंडा है, उस एक बच्चे ने आके थप्पड़ मार दिया। अब इसके बाद वो बेशक उस बच्चे की टांगे तोड़ दे, लेकिन जो थप्पड़ लग गया है ना, वो उसकी गूंज अब आपको कई सालों तक नजर आएगी। इट इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड ऑफ ए एम्पायर। एक ऐसी एम्पायर आप देखें, एक सोवियत एम्पायर आई, कितना अच्छा चली और बड़ा उसने ब्रिटिश एम्पायर आई, कई दिहाइयां राज किया। उससे पहले एम्पायर है कि अमेरिका अफगानिस्तान के बाद इसका अरूज शुरू हुआ, और उसके बाद अफगानिस्तान के बाद इसका जवाल शुरू हो गया है। आप देखें, जब अफगानिस्तान से ये भागे दुम दबा के, तो उसके बाद दुनिया के अंदर नई शरारतबंदी होना शुरू हो गई, एक नई अलाइनमेंट होने लग गई। अब ये दुनिया के अंदर एक नई उसके अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी, जो गोल्डन स्टेट कहलाती है कैलिफोर्निया, जो कि दुनिया की 7वीं बड़ी इकोनॉमी बजाते खुद है। वो ये कहेगी कि हम क्यों अमेरिका वॉर के लिए, जो कि एक नॉनसेंस वॉर है, हम उसके अंदर क्यों अपना पैसा जाया करें। ये वो तमाम चीजें हैं जहाँ हिस्पैनिक कल्चर ज्यादा है, जहाँ स्पेनिश जबान बोलने वाले ज्यादा हैं। और आज ये याद रखें कि स्पेन ने अपनी राहें जुदा कर ली है अमेरिका के साथ, और वहाँ हिस्पानवी निजाद लोग बैठे हुए हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि वहां टेरिटोरियल लड़ाइयां शुरू होंगी, और ये शुरू होंगी। याद रखिए, दुनिया में जालिम जो होता है उसकी रस्सी दराज जरूर होती है, लेकिन जब उसको खींचा जाता है तो वो औंधे मुंह गिर पड़ता है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, एक और जो चीज है, ये सारी सूरत हाल में हमने गल्फ स्टेट्स को भी देखा कि जहां पर अमेरिका ने अपने अड्डे बनाए हुए थे, बड़ा एक जोम के साथ वहां पर खड़ा था, लेकिन उसके बाद जो उनके साथ हाल हुआ, तो अब क्या समझते हैं ये खलीजी ममालिक क्या फैसला ले सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि हकीकत तो अब उन पे भी आया हो चुकी। आपने बड़ी अच्छी बात कही है। इसके अंदर दो बातें हैं, क्या खलीजी ममालिक लेंगे फैसला, या खलीजी ममालिक में रहने वाली अवाम लेगी फैसला। क्योंकि लगता यह है कि अब खलीजी ममालिक के अंदर जो हुकूमतें हैं उनको भी बहुत ज्यादा जवाल आने वाला है। और अगर ये जवाल आया, क्योंकि देखे ना, जिन्होंने इजराइल को तस्लीम किया, जिन्होंने अमेरिका के साथ अपनी सलामती, अपनी इज्जत, अपनी आजादी का सौदा किया, जैसे देखिए ना, अभी एक मुल्क है ईरान, उसने ये फैसला कर लिया है कि हम लड़ के शहीद हो जाएंगे, बस चलो, बस फिर आप जाओ उसको हरा दो। जो खुद जान देना चाहता है उसको कैसे हराओगे भाई। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और जो चीज है, हमें हिजबुल्लाह की सूरत हाल भी अब बड़ी वाज़े होती नजर आती है कि उसने ईरान के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर दूसरी साइड से चोट लगाना शुरू की है इसराइल पर। तो आप इस स्ट्रेटेजी को क्या देखते हैं कि किस तरह से अब हिजबुल्लाह, क्योंकि यकीनी तौर पर अब इसराइल का वो जो डिफेंस था वो नहीं रहा, तो अब उसका तो फायदा तो जो इर्द गिर्द मौजूद हिजबुल्लाह मौजूद है, और जिस तरह से वो तमाम ममालिक के जिनसे इससे पहले जो है वो इसराइल की बर्बरियत का शिकार रहे, वो तो यूं लगता है कि अब चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था। उस हमास को तो अभी तक इजराइल काबू कर नहीं पाया। ये मल्टी जो थ्रॉन्ग पॉलिसी इस टाइम पे चल रही है, जो मुख्तलिफ डायरेक्शंस के साथ इजराइल पर हमला हो रहा है,
ये एक हम मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी एक नई स्ट्रेटेजी की तरफ जा रहे हैं। और ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज थे, मैंने शुरू में जंग के ये कहा था कि ईरान के प्रॉक्सीज खित्ते के अंदर एक्टिव हो जाएंगे, जिनको इन्होंने कहा था कि हमने उनकी प्रॉक्सीज खत्म कर दी हैं। लेकिन लगता यह है कि अब ईरान की प्रॉक्सीज जिंदा हुई हैं और वो तमाम फोर्सेस, अच्छा ये तो चले सिर्फ ईरान की बात है ना और हिजबुल्लाह की बात आप कर रहे हैं, लेकिन असल मसला ये है कि पूरी दुनिया के लोग जो एंटी अमेरिकन सोच रखते हैं वो ईरान के साथ आके खड़े हो गए हैं। आप देखें शिया सुन्नी का जो डिवाइड था वो आज खत्म हो रहा है। आज लोग शिया सुन्नी जो सुन्नी कौम जो है वो इस टाइम पे उनकी जुबिलिएशन कर रही है। आज आयतुल्ला अली खामेनाई की शहादत के ऊपर अफसरदा हैं। ये बातें पहले, इसका मतलब यह है कि वो जैसे है ना कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया यलगारे मगरिब ने, तो ये देख लें ये वो वक्त आ गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा फिर से खालिद चिश्ती साहब से हमारा राब्ता हुआ है। खालिद चिश्ती साहब, सर इससे पहले यही सवाल मैं अब्दुल्ला साहब से भी कर रहा था और यही सर आपसे भी कि सर जिस तरह से आप देखते हैं कि ये नेतन्याहू के हवाले से बहुत सी खबरें सामने आती हैं, तो आज से हमने शुरू से जब से हमें वीडियोस नजर आना शुरू हुई नेतन्याहू की, वो 1990 की दिहाई या शायद उससे भी पहले की थी, कि उसी ने यूं लगता है कि ये सब फसाद क्रिएट करके रखा हुआ था। अगर वो ही एलिमिनेट हो जाता है सारी सूरत हाल में, तो क्या फर्क पड़ेगा ओवरऑल सिचुएशन? देखिए क्यानी साहब, बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि लीडर पे डिपेंडेंट होता है कि वो एक कौम को किस तरफ डाइवर्ट करता है। क्योंकि लीडर एक डायरेक्शन देता है, एक होप देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि एक बॉन्डेज भी होती है। आयतुल्ला खामेनाई का रोल देख लें ईरान की शक्ल में, कहां वो अपनी मिलिट्री को, अपने लोगों को कहां छोड़कर गए और वो रेजिस्टेंस उनके जाने के बाद भी किस तरह कायम है। जी बहुत शुक्रिया क्यानी साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए ये जो जंग होती है इसमें कहते हैं कि पहली कैजुअलिटी जो है वो सच होती है, यानी कि सबसे पहले तो सच एलिमिनेट हो जाता है जंग से। क्योंकि वॉर दो कन्फ्लिक्टिंग राय या ओपिनियन होती हैं तो जाहिर है वो फोर्स के जरिए दोनों मुल्क या इससे ज्यादा मुल्क जो इकट्ठे होते हैं वो अपना फैसला दूसरे पर सब्त करना चाहते हैं, जिसकी वजह से दोनों की अपनी अपनी परसेप्शन होती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब आप सोशल मीडिया या इस तरह खोलते हैं तो आपको अंदाजा नहीं हो पाता कि क्या हो रहा है। देखना ये है कि जो वॉर के ऑब्जेक्टिव्स दोनों मुल्कों के थे वो बेहतर कौन सस्टेन कर पा रहा है या अचीव कर पा रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जंग शुरू होने से पहले 2 महीने पहले जितनी तकरीरें की थी उन्होंने ये शो किया था कि मेरी मिलिट्री इनविंसिबल है, मेरी मिलिट्री को शिकस्त नहीं दी जा सकती, मेरी वनरेबल नहीं है मेरी फौज, और दुनिया की सबसे अच्छी फौज है। दूसरी तरफ ईरान के किसी स्टेज पे दुनिया की सबसे अच्छी फौज इसलिए नहीं थी कि उनके पास 47 सालों से सैंक्शन लगी हुई हैं, दुनिया में तीसरे नंबर पर तेल होने के बावजूद उनकी इकोनॉमी नहीं थी, मिलिट्री एड या हार्डवेयर या फाइटर जेट्स कोई दे नहीं रहा था ईरान को, तो उनकी मिलिट्री में उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा कि अमेरिका के साथ कोई मुकाबला नहीं था। फिर अमेरिका को इजराइल बैक करना शुरू हुआ तो जाहिर है जब जंग में हुआ तो वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी दोनों मुल्कों के पास है। अब इतना ज्यादा मिलिट्री माइट होने के बाद मेरा मानना और सबका मानना ये था, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं, तो टेक्निकली तो उनको चंद घंटे या चंद दिन में अपने टारगेट्स तक पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन मसला ये है कि अमेरिका को टारगेट्स ही नहीं क्लियर। टारगेट या तो रजीम चेंज कभी होता है, कभी एयरफोर्स को और नेवी को एलिमिनेट करना होता है, कभी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और एनरिचमेंट प्रोग्राम को खत्म करना होता है, कभी कहते हैं हम फुट ऑन ग्राउंड करने लगे हैं, कभी वो कहते हैं हम नहीं कर रहे, कुर्दिश करेंगे फुट ऑन ग्राउंड। तो लैक ऑफ क्लैरिटी इटसेल्फ सब कुछ कह रही है कि उनको खुद पता नहीं था कि उन्होंने टेक होम ऑब्जेक्टिव क्या है उनका। हाँ, ईरान का क्या ऑब्जेक्टिव था? ईरान का एक ही ऑब्जेक्टिव था, सिर्फ ये कि अपनी सॉवरेनिटी की हिफाजत करना, यूनिटी बरकरार रखना और जंग को तवील देना, सस्टेन करते हुए अपने आप को अलाइव रखे हुए, वो कर रहे हैं वो। तो 2 और 2 4 करने की तो इसमें गुंजाइश नहीं बनती। बट ये जरूर देख सकते हैं हम कि कौन अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स के निस्बतन करीब है। अमेरिका मुझे 12वें 13वें दिन नहीं लग रहा कि वॉर ऑब्जेक्टिव के करीब है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में उनकी क्लैरिटी नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज उन्होंने तीसरे दिन कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद ही नहीं होगी, हम ईरान का ये कर देंगे वो कर देंगे और हमारा कंट्रोल होगा स्टेट ऑफ हॉर्मोज को। आज 12-13 दिन हो गए हैं। मैं अमेरिकी नेवी का इतनी माइटी फ्लीट होने के बावजूद उनका मैं नहीं कंट्रोल देख रहा समुंदर के ऊपर, जो खास तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर। ईरान अपनी मर्जी से टारगेट कर रहा है शिपिंग लाइंस को और उनको एक मैसेज दे रहा है कि जो आएगा मेरी मर्जी के खिलाफ उसको निशाना बनना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ देखते हुए मैं कह सकता हूँ ये कि बुनियादी तौर पर ये जो ऑब्जेक्टिव है ईरान ज्यादा नजदीक है।
बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और जो चीज हमें नजर आती है कि जो हमने एक मिथ थी सुपर पावर के हवाले से, ममालिक डरते थे, बहुत कुछ रजीम चेंज हो जाता था, अमेरिका सिर्फ इशारा करता था, तो ये जो अब सूरत हाल बनी है, ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है और जितने बड़े पैमाने पर रिटेलिएट किया है, तो आप क्या समझते हैं अमेरिका का आने वाले दौर में इस वक्त दुनिया में रोल क्या रह जाएगा? देखिए, मैंने तो जंग के दूसरे तीसरे दिन से ये कहना शुरू किया, जिस तरह मैंने ऑनस्लॉट देखी अमेरिका की और फिर मैंने ये देखा कि ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पा रहे और ईरान की रजीम चेंज वो सो कॉल्ड नहीं कर पाया अपनी मर्जी के मुताबिक, तो मैंने उसी दिन कहा था कि ईरान तो अपनी पोजीशन सस्टेन कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूं वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहा था। मैंने उसी वक्त कहा था ये जंग जिस तरफ भी गई, अमेरिका नहीं रहेगा जो जंग शुरू होने से पहले था, और इजराइल वो नहीं रहेगा वो इजराइल जो जंग शुरू होने से पहले था, क्योंकि अपनी मिथ और जोम और रोब और दबदबा जो उन्होंने मेंटेन किया हुआ था वो फिजल आउट हो गया। ठीक। अच्छा, एक और जो चीज हम देखते हैं, ईरान के ऊपर जिस हद तक शिद्दत के साथ अटैक किए गए हैं, जिस तरह से वहां पर तबाही मचाई गई है, लेकिन कुछ वीडियो सामने आई कि जहां पर हम देखते हैं कि वहां पर उनका रिपोर्टर खड़ा है, ऊपर से ड्रोन गुजर रहा है, अवाम वैसे के वैसे ही नारे मारते हुए डरे नहीं। और वहीं पर हम कंपैरिजन में जब हम इसराइल को देखते हैं तो वहां पर तो इस तरह से कि जैसे चूहे जो हैं कभी इधर दौड़ रहे हैं कभी उधर दौड़ रहे हैं। तो सर, ये क्या ऐसा एक हम ये मंजर देख रहे हैं, क्या ऐसा इस ईरानी कौम के पास है कि जिससे उसका अभी तक अज़्म तोड़ा नहीं जा सका? जी, सर्वाइवल सिर्फ वन लाइन। अगर एक कौम सर्वाइव करना चाहती है और सर्वाइव ही एक ऑप्शन है, उसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, तो जाहिर है उसने हिट बैक करना है। अमेरिका और अमेरिका के लोगों के लिए सर्वाइवल का मसला नहीं था, ईरान के लोगों के लिए सर्वाइवल का मसला है। बुनियादी तौर पर उनको ये पता है कि अगर हमने ये जंग हार दी तो हमारा सर्वाइवल खत्म नहीं, खतरे में नहीं है, खत्म हो जाएगा। तो जाहिर है जब सर्वाइवल किसी चीज का भी, जानवरों का भी खतरे में होता है, तो वो भी हिट बैक करते हैं और पूरा पंच बैक करते हैं। और वही ईरान कर रहा है क्योंकि उनको अंदाजा है कि जब तक उनके साथ ये रिजॉल्व है और एक डिटर्मिनेशन है, उनकी एक रेलेवेंस रहेगी।